रखिएगा, इसके लोड में आप चेंजिंग कराते हैं तो लोड में चेंजिंग की वजह से क्या होता है, लोड के एडजस्टमेंट के चेंजिंग की वजह से आपका कहीं न कहीं साथियों हमारे पावर एंगल में परिवर्तन होता है। लेकिन पावर एंगल में जो लोड एंगल में जो चेंजिंग आती है नॉर्मली, तो लोड एंगल में जो चेंजिंग आती है तो वो चेंजिंग किसको इंप्रेस करती है, किसको प्रभाव डालती है, ध्यान रखिएगा, समझ गए, किस पर प्रभाव डालती हैं, तो ये प्रभाव डालती हैं आपके आर्मेचर के करंट पर। तो परिणाम ये होता है कि हमारा आर्मेचर करंट जो है साथियों निश्चित रूप से वह थोड़ा सा नुकसान में चला जाता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर हम देंगे आर्मेचर करंट। हालांकि याद रखिएगा लोड एंगल को एडजस्ट करके यह आपके स्पीड को मेंटेन रखता है, लेकिन उस एडजस्टमेंट के दौरान समस्या ये आती है कि आपका निश्चित रूप से पावर का जो हमारा एडजस्टमेंट के दौरान जो समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि आर्मेचर करंट का नुकसान होना चालू हो जाता है, यानी आर्मेचर धारा के मान बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, आर्मेचर धारा के मान बढ़ जाते हैं। तो आर्मेचर धारा का मान तो बढ़ता है लेकिन गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या होता है, गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। साथियों उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकाली मोटर अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर मोटर को किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, यानी वो मैक्सिमम टॉर्क जो सिंक्रोनस मोटर के अस्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्ति पर हमको प्राप्त होता है। जल्दी से विद्यार्थी बताइए वह कौन सा टॉर्क होगा जी, फटाफट जवाब दीजिए। लॉक्ड रोटर टॉर्क, क्या कहते हैं उसको, लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। कह रहा 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है। लैप वाउंड आर्मेचर है तो ए का मान आपका पोल के बराबर, पोल का मतलब 4, 50 स्लॉट है, 16 चालक प्रति स्लॉट है। कितना स्लॉट है, 50 स्लॉट है, 16 चालक प्रति स्लॉट है। ठीक, 30 मिलीवेबर और 240 वोल्ट का ईएमएफ है। मशीन के निम्नलिखित विकल्प पर विचार करिए, यानी फ्लक्स आपका 30 मिली वेबर है और हमारी जो ईएमएफ है वो कितनी है साथियों, ध्यान रखिएगा, हमारी ईएमएफ है वो कितनी है, 240 है। ठीक है कि नहीं। अब आपको बता देना है विद्वानों, फटाफट मुझे जवाब दे देना है यहां पर एन का मान क्या होगा, स्पीड क्या होगा। स्पीड निकालने के लिए आपको जेड का मान जरूरी है। जेड का मान कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए साहब, 50 स्लॉट और 16 कंडक्टर प्रति स्लॉट, तो आप 50 गुना 16 करिएगा, टोटल आपका क्या निकल जाएगा, 800 आपका कंडक्टर की संख्या हो जाएगी। हम जानते हैं ये बराबर P/N/Z/60A होता है। यहां से हमको n निकालना है। n बराबर हम सीधे पलट दें, n बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये गुना 60 गुना a अब बटा आपका P/Z। अब चलिए जरा सारे मान को रखिए और आंसर जल्दी से बताइए। सब मान को जब रखते हैं तो ये के बदले में हम क्या कर दें, 240 गुना 60 और आपका a पैरेलल पाथ 4 हो गया। अब बटा आपका पोल कितना है, 4, फ्लक्स कितना है, 30 गुना 10 के पावर -3 है, मिलीवेबर है ना। और जेड आपका कितना है, 800। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिएगा तो 600 आरपीएम आएगा। आपका स्पीड क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। बी नंबर इज द राइट आंसर विद्यार्थियों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है, दिखाई तो दे ही रहा है, देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ें। निश्चित गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता। साथियों ओपन सर्किट विशेषता जब भी होती हैं हमेशा याद रखिएगा किसके किसके बीच होती हैं। ओपन सर्किट विशेषता हमारे फील्ड करंट
और नो लोड वोल्टेज E0 के बीच हुआ करती हैं। जनरली यह राइजिंग नेचर का होता है, स्पीड आपका क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो हम जवाब क्या दे देंगे, हम जवाब दे देंगे साथियों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, हमारा जवाब होगा नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, इसी को हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये सभी नाम क्या है, इसी का है विद्यार्थी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.75 मीटर लंबा, यानी L का मान हो गया 0.75 मीटर। हमारा आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी B का मान हो गया 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स डेंसिटी है। अब आपसे कह रहा फोर्स बताइए, I का मान दे दिया है 5 एम्पियर। विद्वानों आप जानते हैं ना F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है BIL साइन थीटा। और हम सब जानते हैं यदि मेरी थीटा 90 डिग्री होती है तो आपका क्या होता है, हमारे फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। तो हमारे पास यदि कोई डाटा नहीं दिया है तो नेचुरली हम मान लेते हैं कि हमारा मान कितना है, 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है तो बड़े आराम से हम क्या कर लेंगे साथियों, यहां वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। B का मान दे दीजिए 4, I का मान हो गया आपका 5 और आपका L हो गया 0.75 और साइन 90 करिए, साइन 90 तो 1 ही होता है। तो आपका 20 गुना 0.75 आप सीधे लिखिए, 20 गुना 0.75 बराबर आपका 15 न्यूटन आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपका बिल्कुल पिक्चर भी क्लियर है और आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए आगे बढ़ें। कह रहा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर 20 ओम का प्रतिघात प्रदान कर रहा है। 100 हर्ट्ज हो जाए तो क्या होगा। आप सब जानते हैं मेरा ओमेगा, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, XC का मान होता है कितना साथियों, 1/2 पाई FC। रिलेशन क्या देखा, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल F के होती हैं, यानी XC1/XC2 बराबर आपका F2/F1 होता है। तो चलिए जरा देख लें मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। XC1 मेरे पास दिया हुआ है कितना जी, 20। तो 20 बटा XC2 हमें मालूम नहीं है। F2 का मान 100 है और F1 मेरा 50 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए ना विद्यार्थी, 20 गुना 50 अब बटा हो जाएगा 100, यानी आपका 10 ओम हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्या होगा, आपका रिएक्टेंस घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से लीजिए, हम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आपको फुर्सत मिलने वाली है, फिर आप भोजन भी कर लीजिए, नाश्ता भी कर लीजिए और दोबारा रिवीजन में फिर लग जाइए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, बस इसी आधार पर आपको काम करना है, खास करके इस वैकेंसी के लिए। साथियों आइयो कह रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन लेंथ आपका L कितना दे दिया, 200 मीटर दे दिया। साथ ही साथ कह रहा कंडक्टर भार प्रति मीटर कितना है, 0.7 kg है, यानी W का मान 0.7 kg दे दिया। स्वीकार्य तनाव यानी टेंशन आपको 1400 kg दे दिया। अब आपसे कह रहा है सैग बताइए क्या होगा। सैग का फॉर्मूला जानते हैं, समतल जमीन के लिए क्या होता है, समतल जमीन के लिए WL²/8T होता है। कुछ नया नहीं करना है, सीधे डाटा रखना है, वैल्यू निकालना है। W का मान 0.7, लेंथ आपका 200 का स्क्वायर, अब बटा आपका 8 गुना विद्यार्थी जी 1400, सॉल्व करिएगा 2.5 मीटर आ जाएगा, यानी आपका 2.5 मीटर। नीचे जो हमारी तार है वह क्या हो गई है, जाना सीधा चाहिए लेकिन ऐसे झुक गई है, और ये बीच का गैप कितना है,
2.5 मीटर है साथियों। इसी को हम लोग झोल कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ से यहाँ की दूरी होती है, तो देख लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस घट गया कि नहीं घट गया। साइकिल से जाएंगे तो आप झूला झूलते हुए चले जाएंगे, बहुत जो है आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, लॉसेस होगा, नुकसान होगा, स्पार्किंग होगी, प्रॉब्लम्स अकर होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो लोड तक जो है ना, लोड तक मतलब हमारे कंज्यूमर तक, तो कंज्यूमर तक जो बिजली पहुंचती है ना, वो किसके माध्यम से पहुंचती हैं? तो विद्यार्थियों कल भी शायद इस तरह की चीजों पर हमने चर्चा किया था। सर्विस मैन जो हमारे घर तक सप्लाई लेकर आता है, उस तार को क्या कहते हैं? सर्विस मेंस कहते हैं। सर्विस मेंस के माध्यम से कंज्यूमर तक जो सप्लाई आती है, तो हमें जो सप्लाई मिलती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मिलती है। कैसे मिलती हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो 3 फेज 4 तार का होता है, क्योंकि डेल्टा स्टार का यहाँ कॉम्बिनेशन होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, और स्टार के माध्यम से हमको 1 2 3 फेज और एक हमको न्यूट्रल का तार मिलता है साथियों। तभी तो फेज और न्यूट्रल से हम सिंगल फेज एसी सप्लाई ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न कह रहा 1000 वाट का पावर आपका दिया है 1000 वाट और आपकी वोल्टेज दे दी गई है 220 वोल्ट। आपसे कह रहा हीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सब एक रिलेशन जानते हैं, P बराबर V²/R। यहीं से हम R का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? V²/P लिखेंगे। तो मैं 220 गुना 220 अब बटा में पावर लिख दिया कितना? 1000। तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका कितना मान हो जाएगा जी? 48.4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए साथियों, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां हमारा 1 मिनट आप ध्यान देंगे। मैंने जो आपको अभी चर्चा किया था वो चर्चा किया था आपको साहब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचे उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये प्रश्न आपका प्राथमिक संचरण है, प्राइमरी ट्रांसमिशन है। और प्राइमरी ट्रांसमिशन है तो वैसे केस में ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जो किया जाता है 132 के भी पर किया जाता है, 220 के भी पर किया जाता है, 765 के भी पर किया जाता है, 400 के भी पर किया जाता है। ये स्टेप अप करके सीधा दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता है। और दूर दराज के क्षेत्रों में जब भेजा जाता है तो वैसा करने के लिए हमें 3 फेज 3 वायर यानी डेल्टा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? डेल्टा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे पहले जो मैंने आपसे चर्चा किया था, मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपसे चर्चा कर लिया था, इसीलिए आंसर मैंने आपको बताया था ये 3 फेज 4 तार के बारे में बताया था। ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंज्यूमर के घर तक बिजली आती है। लेकिन प्राथमिक संचरण के लिए हमेशा याद रखिएगा 3 फेज 3 तार का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे बढ़ें।
चलिए अगला प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न है और उसके जस्ट बाद कंप्यूटर की प्रश्नों पर परिचर्चा आरंभ हो जाएगी। ठीक है साथियों, कह रहा है 8 मीटर की चौड़ाई और 12 मीटर की लंबाई का कमरा है। कितना लैंप है जी? 15 लैंप है। तो सबसे पहले देख लीजिए साहब, एरिया आपका क्या हो गया? 8 गुना 12 हो गया। तो 12 गुना 8 करिए, कितना मीटर स्क्वायर? 96 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं वैज्ञानिकों? आपका इल्यूमिनेशन का मान दे दिया है 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया? 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपसे चाहिए आवश्यक ल्यूमेन, कितना प्रकाश के लिए हमको ल्यूमेन की जरूरत है? तो आप जानते हैं आवश्यक ल्यूमेन होता है E इंटू ए। ई का मान है आपका 100 और आपका ए है 96, यानी 9600 आपका ल्यूमेन चाहिए, तभी जाके आपके पूरे कमरे में प्रकाश बेहतरीन तरीके से फैलेगा। ठीक है, अब आपको कुल ल्यूमेन कितना मिल रहा है? तो हमारे पास लैंप है टोटल 15, तो हमें जो कुल मिल रहा है, कुल ल्यूमेन की प्राप्ति जो आपकी हो रही है, कुल ल्यूमेन की प्राप्ति जो आपको हो रही है वो कहां से हो रही है? तो कह रहा है कि एक बल्ब 1600 ल्यूमेन दे रहा है और टोटल 15 ल्यूमेन है आपका, 15 लैंप है। तो हम 15 गुना 1600 कर दें, बताइए क्या कर दें? 15 गुना 1600 कर दें तो हमारा 15 गुना 1600 करने पर क्या हो जाएगा? 24,000 ल्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24,000 ल्यूमेन हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हो रहा है 24,000 ल्यूमेन। हमें चाहिए कितना? 9600 ल्यूमेन, यही हमको चाहिए। अब आपसे कह रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। यूटिलाइजेशन फैक्टर यूएफ आपका क्या होता है? यूएफ होता है आपका आवश्यक ल्यूमेन, जितनी हमको चाहिए आवश्यक ल्यूमेन, अब बटा आपका क्या होता है? कुल ल्यूमेन की प्राप्ति या कुल उत्सर्जित ल्यूमेन। ठीक है, तो हम यहाँ 9600 बाय 24,000 कर दें विद्यार्थियों, और जब इसको गणितीय रूप से आप सॉल्व करिएगा तो आपका 0.4 आएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में आप जानते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खूब मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब आपके बीच कंप्यूटर के प्रश्नों पर चर्चा आरंभ होगी और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे और सैटरडे को।